नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। पीएम मोदी ने कोविड की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की है और इस दौरान कोविड के हालातों पर चर्चा की गई। बता दें आपको कि बीते दिन देश में 1.5 लाख से ज्यादा संक्रमित मिलने से चिंता बढ़ चुकी है। हालांकि देश के कई राज्यों में कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त पाबंदियां लगा दी गई है, लेकिन संक्रमण थमने की बजाय बढ़ रहा है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने के बाद से फिलहाल लॉकडाउन की कोई मंशा नहीं है। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और सावधानी बरतने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में एक दिन के अंदर 22,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। मरीजों को अस्पताल की जरूरत थोड़ा कम है और इसलिए घबराने की जरूरत भी नहीं है, बल्कि एहतियात बरतने की ज्यादा जरूरत है। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो अभी थोड़े दिन, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। तो डेली बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय तो है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था, घबराने की बात नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ घबराने की बात नहीं है, तो मैं सारा डेटा एनालाइज करके बोल रहा हूँ। पिछली जो वेव आई थी अप्रैल मई में, उसमें 7 मई को इतने ही डेली केसेस आते थे, 20,000 के करीब। जैसे अभी 20,000 केसेस आए, कल 20,000 केसेस पर डे डेली केसेस आए। 7 मई को भी 20,000 केसेस आए थे पिछली वेव में, लेकिन 7 मई को 341 मौतें हुई थी। 341 मौतें। लेकिन कल जब 20,000 केसेस आए हैं तो 7 मौत हुई हैं। एक भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंपैरिजन में केवल 7 मौत हुई हैं। 7 मई को जब 20,000 केसेस आए थे तो लगभग 20,000 बेड्स दिल्ली में भरे हुए थे, लेकिन कल जब 20,000 केसेस आए हैं तो लगभग 1,500 बेड केवल दिल्ली में भरे हुए हैं। तो उस तरह से इस वेव के दौरान डेथ भी काफ़ी कम हो रही हैं और लोगों को अस्पताल जाने की भी काफ़ी कम ज़रूरत पड़ रही है। मैं ठीक था लगातार, लेकिन जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से मैं 7-8 दिन होम आइसोलेशन में रहा। अब मैं वापस आप सबकी सेवा में हाजिर हूँ। आप सब लोगों की शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दिल्ली में जो कोरोना की रफ़्तार बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, उसको लेके मैं हमेशा से चिंतित था। हालांकि मैं होम आइसोलेशन में था, लेकिन फ़ोन के ऊपर मैं लगातार अपने सभी ऑफिसर्स से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, हेल्थ मिनिस्टर से, सबसे लगातार संपर्क में था। जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं और जिस तरह से कोरोना की स्पीड बढ़ रही है उसके ऊपर मैं नज़र रखे हुए था। दिल्ली के अंदर जो कोरोना की, पूरे देश में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, दिल्ली में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रफ़्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं देख रहा था कि कल वाला जो हेल्थ बुलेटिन था उसमें लगभग 20,000 के करीब केसेस आए थे, और आज शाम को जो हेल्थ बुलेटिन आएगा उसमें लगभग 22,000 केसेस, पिछले 24 घंटे के 22,000 केसेस आएंगे। तो डेली बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय तो है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था, घबराने की बात। कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश की जेलों में पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। रेगुलर मुलाकातों को बंद किया गया है ताकि जेलों के अंदर
कोरोना का फैलाव ना हो सके और साथ ही जेल स्टाफ को भी कम से कम बाहर जाने की हिदायत दी गई है, क्योंकि बाहर से वायरस का फैलाव होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। नए कैदियों को भी क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद ही जेलों में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह अगर कैदियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आते हैं तो उन पर अमल किया जाएगा। ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि नंबर ऑफ केसेस में जरूर बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है, लेकिन ये वायरस ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। देश भर में करीब 2 लाख एक्टिव केसेस हैं, लेकिन अब तक अस्पताल में काफी कम संख्या में मरीज दाखिल हो रहे हैं। लोग सावधानी बरत रहे हैं और कोरोना को हरा रहे हैं। पिछली बार जो हमने करा था, हमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई मैसेज नहीं आएगा तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट से ये था कि सब कैदियों को बाहर भेजो, तो उसमें कुछ हमें मॉडलिटीज तय करी थी। उसमें एक हाई कोर्ट के हमारे जज थे, ऑनरेबल राजेंद्र जी, वो थे, हमारे होम सेक्रेटरी थे, हमारे डीजीपी थे और एक एलआर थे, चारों ने मिलकर डिसाइड करा था। अगर हमें लगता है कि अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो उनकी डायरेक्शन आएंगी, उनकी डायरेक्शन आने के बाद ही करें। भी सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिए गए। वैसे हमने अपने आप करा है कि जो अंदर हैं उनसे एक तो मुलाकात बंद कर दो सबकी, सब लोगों से आजकल जो रेगुलर मुलाकात होती है बंद कर दी, और इसके बाद जो स्टाफ के मेंबर हैं वो बाहर कम जाएं। बाहर के लोगों का तो आना होता ही नहीं, और जो नए कैदी आ रहे हैं उन्हें पहले उन्हें चेक करके आइसोलेशन में रखें, उसके बाद अंदर जाना है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों के बाद से अब गुरुग्राम में भी लगातार तेजी के साथ कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को समय समय पर जागरूक किया जा रहा है। गुरुग्राम पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। गुरुग्राम पुलिस लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। साथ ही साथ बिन मास्क के घूमने वाले लोगों का 500 रुपए का चालान भी पुलिस काट रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हैं कि बाज नहीं आ रहे हैं। गुरुग्राम की जनता बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूमती नजर आ रही है। लगातार दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों के बाद जहां गुरुग्राम में भी लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा होता नजर आ रहा है, उसका एक ये बड़ा कारण है कि जो लोग हैं बिना सोशल डिस्टेंसिंग के गुरुग्राम की जो मार्केट है उसमें घूमते नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ बिना मास्क के भी जिस तरीके से अभी भी जो लोग हैं बिना मास्क के घूमते यहाँ नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो एक बड़ी लोगों की लापरवाही है वो देखने से बनती है। लेकिन जिस तरीके से सरकार या फिर जो जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करें, और इसी के चलते जो है नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, और साथ ही साथ एक मिनी लॉकडाउन भी गुरुग्राम के साथ साथ हरियाणा के 11 जिलों में लगाया गया है, कि जिसमें कि जो दुकान है शाम 6 बजे तक ही खुली होंगी, वो चाहे मॉल हो या कुछ भी हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये भीड़ का जो आलम दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसका ये एक बड़ा कारण जरूर है, जिस तरीके से जो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोग अभी भी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जो ये भीड़ है, ये गुरुग्राम का सदर बाजार है जहां लगातार जो लोग हैं शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो नॉर्म्स है कोविड के उनको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना ही वो मास्क लगा रहे हैं, और साथ ही साथ बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लगातार वो भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की एक जिम्मेवारी बनती है वो तमाम जो कोविड नियम है उनका पालन करें, और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने अपील भी की है कि वे वजह अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि लोग कब तक जागरूक होते हैं और अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। यमुनानगर की अनाज मंडी में हरियाणा भर से पहुंचे बर्खास्त 1983 पीटीआई टीचर्स और उनके परिजनों ने अनाज मंडी शेड में पहुंचकर नारेबाजी की। बर्खास्त टीचर्स का कहना है कि वो लंबे समय से नौकरी की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 1.5 साल पहले पीटीआई टीचर्स के परिवारों में चूल्हा नहीं बुझने देंगे का वादा किया था, और इसके बावजूद भी उनकी नौकरी के लिए कुछ नहीं किया गया। बर्खास्त पीटीआई टीचर्स का कहना है कि उनके साथ ड्राइंग टीचर भी आ चुके हैं और वो अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। जब तक नौकरी की बहाली नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ पर इसी तरह से डटे रहेंगे। इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि पीटीआई टीचर्स की भर्ती को निरस्त करने का आदेश कोर्ट का था, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, सरकार के नियमों की पालना की गई है और कोर्ट का आदेश सबको मानना होगा। 1983 पीटीआई जो निर्दोष थे वो हमें नौकरी से बाहर कर दिया, और जो ड्राइंग टीचर है हमारे 816 साथी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो आज हम
ड्राइंग टीचर और पीटीआई पूरे हरियाणा से और हमारे जो सहयोगी दल हैं वो और हमारे बीवी बच्चे यहाँ पहुँचे हैं और हम आज इस नौकरी को यहाँ से कसम खा के आए हैं, यहाँ से यमुनानगर से नौकरी लेके जाएंगे। नौकरी के मामले में सरकार का उसमें कोई रोक नहीं, ये सारा कोर्ट के द्वारा हुआ। कोर्ट ने ही उस भर्ती को निरस्त किया क्योंकि उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया था और नियमों का पालन नहीं किया गया था इसलिए वो भर्ती कैंसिल हुई है। तो उसके लिए पुरानी सरकार जिम्मेदार है वास्तविकता में, और कोर्ट का आदेश तो कोई भी सरकार है उसको मानना पड़ेगा। ऐसी तो कोई सरकार नहीं जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन हुआ है। हाँ, हमने ये कहा था कि भाई हम कुछ ना कुछ, जैसे अभी हमारा एक पोर्टल है अपना कौशल विकास निगम, जो हरियाणा कौशल विकास निगम ने बनाया, तो हम चाहते हैं कि इसमें अगर हम उनकी कुछ मदद कर सके तो निश्चित तौर से हम प्रयास करेंगे कि उनको इस प्रकार से कोई मदद करे ताकि उनका कुछ रोजगार चलता रहे। इस प्रकार का हमारा है तो निश्चित तौर से सरकार करेगी उनकी मदद। शहीद राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर अभय चौटाला बल्लभगढ़ पहुंचे। इस दौरान इनेलो नेता अभय चौटाला ने कई मुद्दों पर बातचीत की। अभय चौटाला ने यूपी चुनाव पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी को हराने वाली पार्टी को हमारा समर्थन रहेगा। इनेलो के प्रधान महासचिव और एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला बल्लभगढ़ पहुंचे हैं शहीद राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर। उनसे बात कर लेते हैं। सर, बल्लभगढ़ पहुंचे हैं, कार्यक्रम में क्या कहेंगे सर? बल्लभगढ़ आप पहुंचे हैं बलिदान दिवस पर राजा नाहर सिंह, क्या कहेंगे? राजा नाहर सिंह जी का जो बलिदान था वो एक देश को नई दिशा दी गई थी। उन्होंने जिस ढंग से एक छोटी उम्र में अंग्रेज से बगावत करी, सारे राजा इस देश के जितने भी थे अंग्रेज के आगे सरेंडर कर गए थे। वो अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने राजा होते हुए और अपनी रियासत के लोगों से जो अंग्रेज पैसा वसूलता था वो बंद कर दिया था। और उन्होंने जब ये बगावत करी तो अंग्रेज उनको सबक सिखाना चाहता था, इसलिए अंग्रेज ने उनके ऊपर बारी बारी अटैक किए, लेकिन जब जब भी अटैक किए अंग्रेज को मुंह की खानी पड़ी। सर, अभी आपने मंच से संबोधन में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को समर्थन की आप बात कर रहे थे, यहाँ के युवाओं का आह्वान आपने किया है, क्या आप समाजवादी या अखिलेश यादव को समर्थन दे? भाजपा को जो हराएगा उसको समर्थन है, अखिलेश को तो है ही है। अखिलेश के इलावा कहीं भाजपा को कोई और दूसरा हराएगा उसको भी समर्थन। वजह क्या है आखिर, भाजपा को क्यों हराना है? भाजपा किसान की दुश्मन है, देश की दुश्मन है। इस देश के लोगों को जात पात के नाम पे बांटना चाहती है, कभी हिंदू और मुसलमान को, कभी सिख और हिंदू को आपस में बांट करके कहीं इस देश को गुलाम बनाना चाहती है। देश की सरकार पर भी हमलावर हैं, खाद की कालाबाजारी को लेकर आप जिक्र कर रहे हैं कि अभी भी कालाबाजारी हो? अकेली खाद नहीं, लूट के खा गए इस देश को भाजपा के लोग। आदम में जो पहाड़ दरका है, क्या मानते हैं किसकी कमी है? क्या खनन माफिया हावी है अभी सरकार में? सरकार और खनन माफिया मिले हुए हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ भी आज इस प्रदेश के अंदर कोई भी काम सरकारी ऐसा नहीं है जिस काम के अंदर परसेंटेज तय ना हो, इसलिए आज लोगों के सामने बड़ी दिक्कत है। आखिरी सवाल है सर, राजा नाहर सिंह महल को लेकर अभी यहाँ मन से मांग रखी गई थी कि यहाँ से होटल को हटाया जाए, पुरातत्व विभाग को दिया जाए या उनको सौंपा जाए। मैं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा कि जो बलिदान उनका है उनकी जयंती को भी सरकारी तौर पे मनाना चाहिए, जैसे चौधरी छोटू राम की जयंती को मनाया जाता है। उनके बलिदान को याद रख करके इनके इस दिन को भी बलिदान दिवस के रूप में सरकार मनाए। तो ये थे हमारे साथ में अभय चौटाला, जिनका साफ तौर से कहना है कि भाजपा को हराने के लिए वे यूपी में समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे और अखिलेश यादव के समर्थन में वो प्रचार भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो प्रदेश सरकार पर भी अभय सिंह चौटाला हमलावर होते हुए दिखाई दिए हैं। खाद की कालाबाजारी हो, चाहे डाडम में जो पहाड़ दरकने की बात है उसको लेकर भी उन्होंने सरकार पर हमला बोला है और खनन माफिया और सरकार की मिलीभगत से बताया है। बल्लभगढ़ से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। पंजाब और यूपी के साथ 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने यह बात कही है कि 5 राज्यों में बीजेपी नंबर 1 पर रहेगी। टीमें पहले से गई हुई हैं, कैप्टन अभिमन्यु, संजय भाटिया जी, पवन सैनी, उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं की ड्यूटी यूपी में है। संदीप जोशी
विपुल गोयल, उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता जो है उत्तराखंड में लगे हैं। डॉक्टर संजय शर्मा और सैकड़ों कार्यकर्ता पंजाब में लगे हैं और हम सब लोग भी वहाँ ज़रूर चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी पहले भी उत्तराखंड में है, मणिपुर में है, गोवा में है, उत्तर प्रदेश में है, लौटेगी और पंजाब में भी बहुत अच्छा परफॉर्म। चंडीगढ़ मेयर विवाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों के हंगामे पर सवाल खड़े कर दिया और कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी की मेयर चुनी गई है। वहीं सांसद अरविंद शर्मा ने कहा है कि दूसरे दलों के पार्षद भी विकास के लिए बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो तेजी से विकास के काम करती है। देखिए, लोकतंत्र की प्रक्रिया है, मीडिया के सामने होती है, एक एक वोट वहीं गिनी जाती है। अब आम आदमी पार्टी अपने लोगों को संभाले, और आम आदमी के पार्टी के लोग भी कैसे थे वो भी आपको मालूम है, सब कांग्रेस से आए थे। तो ए और बी टीम कौन है इससे भी स्पष्ट होता है। देखिए, ऐसा लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में सारा काम नंबर का है, नंबर का है। एक आधा का फर्क था। तो जो लोग जब नुमाइंदे चुन करके आते हैं, चाहे सरपंच हों, ब्लॉक के हों, जिला परिषद हो, या आपके इसमें कमेटी के नगर पालिका के हों, एमएलए हों, उनका एक सिस्टम तो रहता है ना भाई, विकास होना चाहिए। अब वो चुन करके आए हैं और लोगों ने चुन करके भेजा है, तो विकास किस तरह से मैं अपने वार्ड में, अपने इलाके में करा सकूं। तो जो विकास की धारा में जाता है तो उसको पता है कि भाई विकास तो अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो विकास के सिस्टम को देखते हुए लोग जुड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारे और भी लोकल जो लीडरशिप है उनके नेतृत्व में लोग जुड़ना चाहते हैं। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर बीजेपी नेता लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं और इसी सिलसिले में भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जिस तरह से इस मामले में जिम्मेदारी से कांग्रेस पार्टी और पंजाब की कांग्रेस सरकार बचकर निकल रही है, भाग रही है, उससे स्पष्ट हो चला है कि अपनी विफलता को छुपाने के लिए कांग्रेस अनपढ़ जैसी बातें कर रही है। ये भी कहा है कि घटना के 2-3 दिन बाद ही घटनास्थल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक नाव संदिग्ध परिस्थितियों में भी पाई गई। नाव का संदिग्ध परिस्थितियों में मिलना भी षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है कि जहां प्रधानमंत्री जी को रोका गया था उससे 30, 40, 50 किलोमीटर के एरिया में नाव मिली है। तो प्रधानमंत्री जी का आप नाव का संबंध समझते हो। बॉम्बे वाला सारा सिस्टम हुआ तो नाव के जरिए से हुआ था सारे का सारा, आप देखेंगे बोट से आए थे वो तो सारा। और कहीं ना कहीं देखो, पंजाब जो है आजकल, पंजाब में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जिनको कह रहे हैं। ऐसा भी पीछे टिफिन बम ब्लास्ट हुआ, उससे पहले कोर्ट में एक बार, अभी पीछे कोर्ट में ब्लास्ट हुआ। तो ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं बहुत सारी। अभी पीछे पकड़े गए थे वहाँ बॉर्डर पर, कहाँ थोड़ा सा अंदर घुस करके, कितना उनके पास एम्यूनिशन मिला है, AK-47, 57 और कितना उनके पास। तो पंजाब इज ए वेरी वेरी सेंसिटिव स्टेट, जिसमें जो है उसमें जो जब इस तरह की बात आती है तो बहुत सोचना पड़ता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये सेंध कैसे लगी। तो ये बहुत गहराई की बात है, ऐसे आसान बात नहीं है कि विपक्ष जो है ये टाल ले कि भाई आपने जो इलेक्शन की वजह से आप ऐसा करो। अरे भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ इस तरह की बातें करने की जरूरत है। ये तो देश बिल्कुल जो है इसको विपक्ष को समझना चाहिए कि भाई जो कितनी बड़ी बात जो है उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह को भाजपा पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। 23 जनवरी को प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक गांव में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को मनाया जाएगा। सभी जगह पर 75 की संख्या में युवा आजाद हिंद फौज के गीत का गुणगान करते हुए तिरंगे को फहराया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस कार्यक्रम की तैयारियों को देखने और भाजपा कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने के लिए करनाल पहुंचे। के पर्व पर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, जिसको भारत सरकार ने पराक्रम दिवस कहा है, उस पराक्रम दिवस को पूरा हरियाणा मनाएगा। हर वार्ड में, हर पंचायत में कार्यक्रम होंगे 75 की संख्या में, क्योंकि अमृत महोत्सव 75 का आंकड़ा होता है। आज़ादी के उन सभी सेनानियों को नतमस्तक होते हुए, अपने अपने गांव में उनका सम्मान करते हुए, जो जिस गांव के थे,
तिरंगा लगाकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र लगाकर और एक जय हिंद बोस का उद्घोष, जिसमें आज़ाद हिंद फौज का तराना, जिसमें कदम कदम मिलाए जा खुशी के गीत गाए है, ज़िंदगी है कौम की ये कौम पर लुटाए जा, आज़ाद हिंद फौज का गीत और वंदे मातरम गाते हुए ये पूरे हरियाणा में उन सब वीरों को याद करने का और नमन करने का कार्यक्रम हो। सोनीपत में 2 दिन से हो रही बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया है। शहर के ज्यादातर जगह पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। गीता भवन, रेलवे रोड, ककरोई रोड और रामनगर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। जिले के अंदर अब तक 38 mm बारिश हो चुकी है। जल भराव की वजह से लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर है। तो वहीं दूसरी तरफ गीता भवन फ्लाईओवर पर सड़क धंसने के मामले में फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां सड़क धंसी थी वहीं कुछ रोड़ी डालकर प्रशासन ने खानापूर्ति कर दी है। फ्लाईओवर पर धंसी हुई सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे उपायुक्त ललित सिवाच ने कहा कि पुल को लेकर तीनों विभाग से मीटिंग की जाएगी और ये भी कहा कि टेक्निकल कमी के चलते सड़क धंसी है। एक्चुअली ये 2014 में पुल बना था। उसके बाद जब नेशनल हाईवे डिक्लेयर हुआ तो नेशनल हाईवे को ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद अल्टरनेट बनने के बाद फिर BNR के पास आ गया दोबारा। तो तीनों एजेंसीज की हमने मीटिंग कॉल कर ली है, NHAI की, BNR की और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। बजट एस्टीमेट बना दिया गया है, जल्दी से काम शुरू कर दिया जाएगा। टेम्परेरी काम शुरू कर दिया है। हैवी ट्रैफिक के लिए पुल को बंद कर दिया गया है, रात में भी नहीं जाएगा, दिन में भी नहीं जाएगा, 4 व्हीलर्स और छोटे व्हीकल्स के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।